विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यह चैनल आपको देता है कक्षा 6वीं से 10वीं तक जो आपका विज्ञान विषय है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में कठिनाई होती है, आप परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की मदद से आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो इस दूसरे भाग में हम लेकर आए हैं अनुवांशिक, जो आपका अध्याय है अनुवांशिकता, कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 8 अनुवांशिकता। उससे संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और सत्य असत्य हम पूर्व के भाग में देख चुके हैं। अब यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं 2 अंक के प्रश्नों से। जैसे प्रश्न पहला है, अनुवांशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? उत्तर होगा, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी से क्या समझते हो? तो उत्तर होगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक लक्षण, उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है, विभिन्नताएं या जैव विविधताएं क्या होती हैं? तो उत्तर होगा, एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यही विभिन्नता अथवा जैव विविधता कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? अगला प्रश्न है। उत्तर होगा, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में लक्षण छिपा रहता है, वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस क्या होता है? तो उत्तर होगा, एक विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर क्रॉस कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? उत्तर होगा, द्विसंकर क्रॉस दो विपरीत लक्षणों को एक साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ 3 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर होगा, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में इसलिए वंशानुगत नहीं होते क्योंकि वह जनन की क्रिया द्वारा अपने संततियों में यह गुण नहीं पहुंचा सकता है। उस जीव की मृत्यु के साथ उसके द्वारा उपार्जित लक्षण भी नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाघों की संख्या में कमी अनुवांशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? तो उत्तर है, बाघों की संख्या में कमी से जीन पूल का ह्रास व प्रजाति विलुप्त की कगार पर पहुंच जाएगी, इसलिए अनुवांशिकता की दृष्टि से यह चिंता का विषय है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जनन की विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं और क्यों? अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीवों में व्याप्त विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं क्योंकि उनमें अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के द्वारा लक्षण आपस में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जबकि लैंगिक जनन में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आपस में मिलकर विभिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं। डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियां अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताओं को अधिक स्थायी बनाती हैं। प्रश्न चौथा है, गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा, गुणसूत्र धागेनुमा संरचनाएं हैं जो पादप एवं जंतुओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के वाहक जीन्स इन्हीं पर स्थित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की अनुवांशिकता या वंशागति की इनका प्रमुख कार्य है। तो जो गुणसूत्र का कार्य है वह पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागत की अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। मेंडल के नियमों के महत्व लिखिए। अगला प्रश्न है। तो उत्तर है, मेंडल के नियम वंशागतिकी की प्रक्रिया को समझाने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये नियम जीवों के मध्य विभिन्न प्रकार की समानताओं व असमानताओं का कारण व्यक्त करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले लक्षणों की वंशागतिकी की व्याख्या इन्हीं नियमों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता के नियमों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, प्रभाविता का नियम, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण होगा, लंबे पौधे का क्रॉस पौधे या बौने पौधे से कराने पर, जैसे लंबे पौधे का क्रॉस कराया गया बौने पौधे से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए। तो उत्तर होगा, जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर में साथ साथ लाया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये पूर्ण शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण 4 अंक के प्रश्न। जो परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जीन के प्रमुख 4 कार्य लिखिए। तो जीन के निम्नलिखित प्रमुख 4 कार्य हैं। यह अनुवांशिकता की इकाई होती है। दूसरा कार्य है, ये प्रोटीन निर्माण में भी सहायता करते हैं। तीसरा कार्य है,
जीवों के लक्षणों का निर्धारण एवं सूचना प्रेषण करते हैं। चौथा कार्य है ये डीएनए एवं आरएनए के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? उत्तर होगा मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण नर में पाए जाने वाले वाय गुणसूत्र पर निर्भर करता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, X या Y। अगला प्रश्न, जो प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं आप, लिंग निर्धारण में वाय गुणसूत्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ उत्तर होगा लिंग निर्धारण में वाय गुणसूत्र की अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX तथा पुरुषों में XY का जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है, परंतु पिता से यदि X प्राप्त हो तो लड़की एवं यदि वाय गुणसूत्र प्राप्त हो तो लड़का होता है तथा पिता का वाय गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? उत्तर हुआ नर एवं मादा जनक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में समान गुणसूत्रीय योगदान देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा दोनों जनकों के गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर के दौरान लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे संतति में आनुवांशिक रूप से दोनों जनकों के लक्षणों का समावेश हो जाता है। साथ ही दोनों जनकों द्वारा समान गुणसूत्रीय संख्या का योगदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया गया, क्यों? तो उत्तर होगा मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। दूसरा कारण है यह आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। तीसरा कारण है मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है। चौथा कारण है यह स्वपरागित होता है। पांचवा कारण है मटर के पौधे में अनेक विपर्यायी गुण पाए जाते हैं, इसलिए मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया गया। तो यहाँ हमने देखे जो कक्षा 10वीं का अध्याय 8 है आनुवांशिकता, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप पब्लिश किए गए दोनों भागों को अवश्य देखें। पहले भाग में आपको महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त होंगे, दूसरे भाग में कुछ लघुत्तरीय प्रश्न, कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न प्राप्त होंगे। तो दोनों भागों को आप अवश्य देखें। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियोज आपको प्राप्त होते हैं तो अपने साथियों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी परीक्षा की तैयारी करने में मदद प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।